वेलकम बैक। अच्छा, अब उज़ैर, हम जानते हैं कि हर दूसरे तीसरे साल या कभी कभी हर पाँचवें साल एक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में किसी ना किसी नौयत का आना ही है। अच्छा, जब वो क्राइसिस आता है उसके दौरान और उसके बाद पीएम से लेके पीएन तक सब कहते हैं कि सर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बड़ी स्वीपिंग रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस दफ़ा हम रिफॉर्म करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सच होता तो कुछ नहीं है। तो अभी मैं पढ़ा था खुर्रम हुसैन का एक काफ़ी मायूसकुन आर्टिकल था। वो कह रहे थे कि यार रियासत ने आखिरकार तयन कर ही लिया है कि कोई ये जो मसले मसाइल हैं हमारे, ये ऐसे ही रहेंगे। हम सिर्फ अपने आप को मज़ीद ताकतवर ही कर सकते हैं, मतलब कि स्टेट को मज़ीद हार्ड किया जाए तो ऐसे ही हम चला सकते हैं। कौन सा कोई ऐसा क्राइसिस बचा है उज़ैर जिसके बाद एक एक्चुअल वेकअप कॉल आए, और सिर्फ वेकअप कॉल नहीं, वेकअप के बाद आप फिर स्नूज़ बटन दबा के दोबारा ना सो जाएं और एक्चुअली रिफॉर्म्स की तरफ जाएं? आपको कोई ऐसी चीज़ होराइजन पे नज़र आती है? होराइजन पे तो नज़र नहीं आती। आई थिंक पिछले 3 साल में काफ़ी करीब आ गए थे उस मोमेंट के, जिस मोमेंट पे मुल्क जो है वो दिवाली के करीब था और ऐसा लग रहा था कि बेल आउट नहीं आएगा। शायद वही एक चीज़ रह गई है पाकिस्तान में जिसकी वजह से चेंज नहीं हुई। बाकी तो आदत ये हो गई है कि जियो पोलिटिकली इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान, दुनिया का वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, 250 मिलियन लोग हैं। तो हालात ख़राब होंगे तो दुनिया में बचा लेगी। यही पाकिस्तान के अशराफिया और रूलिंग क्लास का मैसेज होता है जब पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं, जिनकी वजह से आज जैसे मैं शहबाज राना की ट्वीट पढ़ रहा था कि चाइनीज़ कंपनीज को बोला है कि हम आपकी जी। फैक्ट्री में कैमरा लगाएंगे। तो एफबीआर से कोई पूछे कि जी अनारकली बाजार और पाकिस्तान के जो बाकी बाजार हैं जहां से ताजिर टैक्स नहीं देते, हाँ, वहां हाथ क्यों नहीं डलता? जोधिया सिर्फ बाजार में कोई फॉर्मल कैमरे नहीं बिजनेस है। पे हाथ क्यों डलता है? फॉर्मल बिजनेसेस पर ही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा आपने उज़ैर, बात की जी। आपने बात की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मैं की, भी यहीं आने चाइना वाला की था। भी। हमारा हमारा एक जो काफ़ी बड़ा इन्हिसार है वो अरब मुल्कों पे और ख़ास करके सऊदी अरब पे भी है। जब हम डिफ़ॉल्ट से भी हमने अवॉइड किया तो हमें सऊदी अरब की, चीन की मदद दरकार थी आईएमएफ के अलावा। अभी हमने देखा है पिछले ये 2-2.5 साल में कि शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ जो हैं वो हर दूसरे दिन एमबीएस साहब के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं। उनके डेलीगेशंस यहाँ आते हैं, बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं डिफेंस कुछ पैक्ट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हम इसमें कोई रियल मूवमेंट देख रहे हैं या ये वादे इकरार जो हैं ये चल रहे हैं? वेयर डू वी स्टैंड एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न? इस पे देखें, जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है वो तो काफ़ी गहरा और होगा। और अगर गज़ा की जो यूएन रेजोल्यूशन के बाद अगर बातें आगे बढ़ती हैं तो शायद पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकल रेंट्स भी वापस मिल जाएं जो कि अफ़गान जिहाद में मिलते थे या सीटो सेंटो या वॉर ऑन टेरर के बाद मिलते थे। लेकिन क्या उससे पाकिस्तान के जो कोर मसाइल हैं वो हल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या सऊदी अरब ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? उसकी वजह से मेरे नज़दीक बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखें, जीसीसी बिलखुसूस सऊदी अरब, यूएई और कतर का मैसेज पाकिस्तान को काफ़ी सालों से अब ये है कि हम अपने ममालिक में गुड गवर्नेंस रिफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने ममालिक में अपने शहरियों से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, एनर्जी रिफॉर्म कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। आप भी वो काम करें। ये नहीं हो सकता कि सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स इकट्ठा करे और पाकिस्तान की अशराफिया जो कि खुद रिफॉर्म नहीं करना चाहती उसको फ्री में पैसे देती रहे। मेरा 3-4 साल से ये कहना है कि अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिक बुनियाद पे सऊदी अरब या कतर या यूएई से ताल्लुकात गहरे करने हैं तो पाकिस्तान को भी उसी तरह के रिफॉर्म्स करना होंगे जो कि सऊदी अरब, कतर और यूएई में हो रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एक बड़ी नैरो रिलेशनशिप रहेगी, चाहे उस पर आप डिफेंस पैक्ट साइन कर लें या कुछ और कर लें। अच्छा, ये जो आपने बात की है उज़ैर, अब अगेन जैसे आपने पॉइंट आउट किया, हमारी ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई माह में हमारी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कम से कम दुनिया के सामने बढ़ गई है, एंड इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन मिलिट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो आप बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, जीसीसी, कतर के बारे में, ये तो बाकी ममालिक में भी अप्लाई हो सकता है ना? आई मीन, जैसे हम माना कि हमने अज़रबैजान के पास वो JF-17 आएंगे गए हैं, देयर आर मिलिट्री एक्सपोर्ट्स आर टेकिंग प्लेस, लेकिन इस जियो स्ट्रेटिजिक क्लाउट को इकोनॉमिक क्लाउट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगेन हम घूम फिर कर बाद में वापस भी आ जाते हैं रिफॉर्म्स पर। तो अगर हम सऊदी की बात करें, फ़र्ज़ करें, और हम चाह रहे हैं कि ये ऑयल फैसिलिटी और रोल ओवर
اور لون سے ریلیشن شپ آگے بڑھے. ابھی میں پڑھ رہا تھا محمد اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل $10 بلین انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ ان کو دکھائیں جس میں وہ واقعی انویسٹ کر سکیں. ایسی بالٹی کو پانی زمین پہ تو نہیں پھینکنی نا, کسی چینل کے تھرو جانی ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ کون سے سیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیٹس ایزیوم کہ کچھ حد تک ریفارمز ہو جائیں, وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کون سے سیکٹرز؟ کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہوئی, مائننگ کی بات ہوئی. جی اس پہ دیکھیں بہت سارے ایریاز ہیں جو پاکستانی پالیسی میکرز کو فوکس کرنا ہوگا. وہ $10 ارب پہ نہیں بلکہ $10 ملین پر, کہ وہ $10 ملین کے 10-20 پروجیکٹ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں کیا سیکٹرز ہیں؟ آپ شرم فارمنگ دیکھ لیں, بھارت آپ کے پڑوس میں ملک ہے, آپ صرف گجرات شرم فارمنگ گوگل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ گجرات کا جھینگا جو ہے وہ یو اے ای اور قطر اور باقی جی سی سی میں کتنی تیزی سے جاتا ہے. آپ تو اور بھی قریب ہیں, آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اسی انٹرویو میں اورنگزیب صاحب نے ایک فٹ بال مینوفیکچرر جو سیالکوٹ سے ہے اس کی بات کی, وہاں سے انویسٹمنٹ ہوئی. یہ اسی طرح کی انویسٹمنٹ آپ سرجیکل انسٹرومنٹس میں کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے موٹے ڈیفینس کے کو پروڈکشن میں بھی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. اس کے لیے لیکن ضروری یہ ہے کہ تھوڑا ریئلسٹک ہونا ہوگا کہ قطرہ قطرہ بنتا ہے پانی, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے رولنگ کلاس کو عادت لگ گئی ہے کہ 10 بلین کی ریفائنری لگے گی, ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ایک بڑی سی مائن کھلے گی, اس سے $25 ارب آ جائیں گے, ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ملک کی تقدیر جو ہے وہ 1-1, 2-2, 3-3 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ سے ہوگی. اور اس پہ آپ کو 2 چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا. ایک ایسے سیکٹر جہاں ڈائریکٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ جاب کریشن ہو, اور دوسرے ایسے سیکٹر جہاں پہ آپ انرجی ریفارم کر کے مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کر سکیں ایکسپورٹس کے لیے. مارکیٹ سیکنگ ایف ڈی آئی کی طرف اگر آپ جائیں گے, یعنی کہ کسی نے فیکٹری لگا کے آپ کو پیمپرز بیچنا شروع کر دیے, یا کوکا کولا کی کوئی نئی فیکٹری لگ گئی, اس سے ملک کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز میں فائدہ ہوگا آپ کا. صحیح ہے. مطلب کہ یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ یار ایک پروجیکٹ ہوگا وہ چینجر ہوگا, اور بس ایک دفعہ یہاں سے کیکڑا آئل فیلڈ میں سے گیس نکل آئی تو بس یار بس ملک. اس کی بھی وجہ ہے, وہ میں بعد میں بتا سکتا ہوں کہ بڑے پروجیکٹس کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں اشرافیہ کو. I think I know why. لیکن چلے ایک وقفہ لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں.